एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ में मीना चैनल पर व्यूवर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने क्या बनाए हैं। ये बनाए हैं मैंने पंधारी के लड्डू। पंधारी जो जिसका इन दिनों में विशेष महत्व होता है। और ये देखिए इस तरह से मेरे लड्डू बन कर के तैयार हुए थे। तो ये लड्डू बनाने के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया, किस तरह से बनाए, चलिए मैं आज आपसे शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने ये देखिए 250 ग्राम मैंने गेहूं का आटा लिया है। सामान्य आटा है, वैसे थोड़ा मोटा आटा लिया जाना चाहिए। और बेसन लिया है मैंने, इसमें 250 ग्राम आटे में 40 ग्राम मैंने बेसन लिया है। और इसके बाद में ये मैंने थोड़ा सा 40 ग्राम के लगभग गोंद लिया है। और ये लिए हैं थोड़े से बादाम की कतरन, ये भी मैंने अभी घर पे ही काटी है। और ये इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। और 250 ग्राम आटे के लिए मैंने मावा घर पे ही तैयार किया है। और वैसे तो 250 ग्राम में 250 ग्राम मावा चलता है, पर मैंने क्या है कि घर पे ही तैयार किया है। और ये लगभग 200 ग्राम मावा बैठा है, और घर का मावा है तो 200 ग्राम भी ज़्यादा में ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा क्योंकि घर का मावा है, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध दूध से बनाया है मैंने। तो इस तरह से, और ये जो लास्ट में खुरचन सी सूखा सा उतर जाता है वो है, तो उसको मैंने नीचे दबा दिया है, सारा सही हो जाएगा वैसे भी उसमें डालने के बाद में। और ये जो गोंद है ना, ये बिल्कुल बारीक साइज़ का, छोटे साइज़ वाला गोंद हमें लेना है। और इसके हम फूले बनाएंगे। तो चलिए, और ये 250 ग्राम में घी भी लगभग 250 ग्राम ही लगेगा। तो ये 250 ग्राम घी मैंने डाल दिया है, गरम करने के लिए रख दिया है। और चेक कर लिया है कि गरम हो गया है गोंद डाल करके। और ये लीजिए, सबसे पहले इसके मैं फूले बना रही हूँ, गोंद के फूले बनाएंगे। ये हम पंधारी के लड्डुओं में डालेंगे। तो वैसे ट्रेडिशनली पहले तो नहीं डाला करते थे, पर इन सालों में मैंने देखा है कि हलवाई लोग डालते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल दिया करूं। तो तब से मैं भी डाल देती हूं। तो गोंद के फूले, 40 ग्राम गोंद के फूले बनने के बाद में ये लीजिए आटा और बेसन जो मैंने तोल कर रखा था, 250 ग्राम आटा और 40 ग्राम बेसन, वो मैं अब सेक रही हूँ। आटा वैसे इसके लिए थोड़ा मोटा लिया जाना चाहिए, और मोटा आटा और बेसन भी मोटा हो तो अच्छा है, और इससे अच्छा दानेदार बनता है लड्डू। लेकिन मेरे पास अभी मोटा आटा था नहीं, और मुझे अचानक ही पता चला कि मुझे आज ही वो करना है श्राद्ध का काम। तो मेरे को ये ध्यान था कि कल है, तो चलो कोई नहीं, मैं अभी भी कर लेती हूँ। तो घर में जो आटा था बस उसी से ही कर रही हूँ। और आटा जब 75% सिक जाए तो हमें उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे देना चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी दिया है। क्या हलवा बनाते हैं तब भी, और इसमें भी हमें इसमें पानी का छींटा दे देना चाहिए। इससे क्या है कि आटे में थोड़ा सा दाना आ जाता है, थोड़ा दानेदार बनता है आटा। और जब 90% आटा सिक जाए, तब उसके बाद में हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके मावा डालना होता है। आटा सेकने के लिए आज ये 250 ग्राम तक का तो ठीक रहता है, इसमें ये थोड़ा सा लगभग 300 ग्राम हो गया। तो कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही है मुझे, मेरे को वो आयरन वाली चढ़ानी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, मैं साइड से उतार लेते हैं और इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे इसी में ही। तो ये आटा अच्छे से सिक जाएगा, जब 90% आटा सिक जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके मावा। मावा हम एक साथ नहीं डालेंगे, पहले आटा अच्छे से सिक जाए और अच्छी खुशबू आने लगे, बढ़िया अरोमा, पूरे वातावरण में खुशबू फैलने लग गई है अभी। तो ये देखिए, और शुद्ध देसी घी, और घी तो खैर घर का नहीं है लेकिन जैसा भी, और बढ़िया खुशबू आने लग गई है। और आटा भी लगभग सिक गया है, 90% तो सिक ही गया है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मावा डाल दूँगी। और मावा भी हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में डालेंगे। इससे क्या है कि मावा भी अच्छे से, एक तो सिकना चाहिए इसमें। मावा अच्छे से अगर नहीं सिकेगा ना, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा बना भी नहीं रही हूँ, लेकिन फिर मावे वाली चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं हैं, और इसलिए क्या है कि ख़राब ना हो, इसलिए मावा अच्छे से सेका जाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा डाल करके सेका जाना चाहिए। तो इस तरह से ये एक बार का मावा सीखने के बाद लीजिए दोबारा फिर डाल देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मावा मिला देते हैं। और आटा भी 90% पहले से ही सिका हुआ था, अब बाकी का 10% अब सिक जाएगा। आटा सिकने के बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए मावा डालने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा नीचे लगने के, वैसे तो लगातार इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेक रहे हैं,
और उलट पलट कर रहे हैं, टॉसिंग कर रहे हैं ताकि नीचे लगे नहीं, लगातार चला रहे हैं। लेकिन क्या है कि मावा डालने के बाद थोड़ा सा चिपकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इस समय और ज़्यादा ध्यान देना है और फ्लेम को लो कर लेना होता है। और जब भी अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ये इस तरह से जो मैं अभी कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ करना है तब तो फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देना है ताकि नीचे लगे नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये लड्डू की सामग्री जो है वो तैयार हो रही है और बहुत ही बढ़िया अच्छी खुशबू आ रही है। और ये लीजिए, मैंने मावा 3 बार में डाल दिया है, तो ये थोड़े से जो बादाम की कतरन मैंने अभी ही तैयार की थी, सच बात तो ये है, वो मैं डाल रही हूँ। बादाम कतरन थी भी नहीं, और मैंने सोचा आज कहीं भी नहीं जाना है, सब कुछ घर में ही है और घर में ही तैयार कर लूँगी मैं सब। तो इस तरह से ये बादाम कतरन भी मैंने डाल दी है। ये भी चूँकि मैंने थोड़ा सा बादाम पानी में भिगो करके काटे थे, तो इसलिए क्या है कि अभी डालने से क्या है कि थोड़ा इनका पानी जो है वो उड़ जाएगा और सिक जाएंगे। और आप चाहें तो इनको गरम घी में भी डालकर निकाल सकते हैं। इस तरह से जब जिस समय हमने गोंद को फूले बनाए थे, गोंद सेका था, उस समय के बाद भी डाल सकते हैं बादाम को और भूनकर। लेकिन उसमें क्या है कि वो उतना अच्छा नहीं लगता, ये कच्चे डाले हुए ही अच्छे लगते हैं, बादाम की कतरन, पिस्ता कतरन जो भी है। गर्मियों में बेस्ट रहते हैं ये पंधारी के लड्डू, क्योंकि अभी क्या होता है, सर्दियाँ होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप चाहे ढेर ढेर सारे नट्स वगैरह डाल करके और कुछ भी गर्म चीज़ें, गोंद, खूब सारा गोंद डाल करके भी आप लड्डू वगैरह बना सकते हैं। लेकिन अभी तो गर्मियां हैं, वापस से बरसातें बंद हो गई हैं, गर्मियां अच्छी चालू हो गई हैं इधर तो इस तरह से अब ये आटा चूँकि लगभग पूरा सिक गया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें मतलब वो गीलापन रहना चाहिए, नमी रहनी चाहिए, इसलिए मैंने 1/3 गोंद अभी डाल दिया है। और 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाला है मैंने, इलायची और चीनी मिक्स करके मैं पीस कर रखती हूँ, वही डाला है। और ये 2/3 गोंद मैंने बचा लिया था, जिसमें से आधा फिर डाल रही हूँ। तो इस तरह से गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद है। अब मैंने इसको क्या है, ठंडा होने के लिए रख दिया है, और अच्छा ठंडा होने के बाद में मैंने इसमें ये गोंद मिला दिया है। ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा कि गोंद पिघल जाएगा इसके आटे की गर्मी से। आटा चूँकि गर्म होता है सिक करके, तो इसलिए इसको ठंडा करने के लिए मैंने दूसरे बर्तन में खाली किया बड़े में, और इस तरह से उसमें मैंने उसको ठंडा कर लिया। अब मैं इसी कढ़ाई में लगभग 125 ग्राम पानी रख करके और ये इसका चीनी का सिरप बना लेती हूँ। और इसके लिए जो हमें चाशनी चाहिए वो अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए चाशनी। और इस चाशनी में मैं दूध में घोल कर केसर नहीं डालूंगी, केसर के जो रेशे हैं वो चाशनी में ही डाले देती हूँ, अभी से अपने आप घुल जाएंगे। और वैसे तो इसमें केसर के रेशों का कोई महत्व नहीं है, कलर तो आना नहीं है इसमें, क्योंकि ये गेहूं के आटे के बन रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है कि इसकी जो खुशबू होती है और टेस्ट भी एनहेंस होता ही है, नो डाउट। तो खुशबू के लिए हम इसमें केसर डाले दे रहे हैं। और ये केसर के रेशे इस समय मैंने इसलिए डाले हैं ताकि ये कुछ समय में घुल जाएंगे। चाशनी चेक कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं बनी है, तो अभी और थोड़ी देर रखना पड़ेगा। मीडियम फ्लेम पे रख रखी है मैंने चाशनी को, और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जा रहा है जो चीनी का सिरप है। हाँ, इसमें चीनी की एक बात और बतानी थी मुझे आपको। हाँ, अच्छी बन रही है, गाढ़ी चाशनी हो गई है। तो चीनी के बारे में जो बात बतानी थी वो ये थी कि इसके लिए बारीक चीनी ली जानी चाहिए। जो मोटे दाने की चीनी होती है वो अच्छी नहीं होती है, थोड़ी सी बारीक चीनी ली जानी चाहिए। और चाशनी को अच्छा ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद में चाशनी ये लीजिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं। मुझे लग रहा है बल्कि मेरी चाशनी, मैं जल्दी में हूँ, चाशनी मेरी गर्म लग रही है, फिर भी मैंने डाल दी है, अन्यथा लेट बहुत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चाशनी को अच्छा ठंडा करके और फिर आपको लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद में इसमें डाल देनी चाहिए, ताकि इधर आटा ठंडा है, चाशनी भी ठंडी है, तो बिल्कुल बढ़िया मिक्सचर बनेगा। अब ये क्या है कि चाशनी थोड़ी गर्म होने से क्या होता है, गोंद क्या है, पिघलने लगता है। और गोंद जब पिघलने लगता है तो ये लिक्विड ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लग रहा है वही होता जा रहा है, ये गर्म चाशनी की वजह से। मैं हाथ रख करके देखना चाहूँगी कि ये कैसी गर्म है क्या। तो खैर, अब जैसा भी है, तो इसके लड्डू कोई नहीं, जैसा भी है, मैंने क्या किया कर रही हूँ कि इसको वापस से
थोड़ा सा आंच पे रख करके और चाशनी को और गाढ़ा कर लिया है। और उसके बाद गरम है तो, और उसके बाद में अब इसको अच्छा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसके लड्डू बांधेंगे। और लड्डू बांधने के बाद में क्या करेंगे कि उसके ऊपर हमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, सूखी गुलाब की जो पत्तियाँ होती है ना, उनसे इनकी गार्निशिंग होती है ट्रेडिशनली। तो मैं तो अधिकतर काम ट्रेडिशनली ही करती हूँ, तो ट्रेडिशन के हिसाब से ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स वही करूँगी मैं आज भी। और ये थोड़ा सा चाशनी गर्म होने की वजह से क्या है कि ये मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि ऑयली हो रहे हैं, और घी इनमें ज़्यादा लग रहा है, तो सब कहेंगे ज़्यादा ज़्यादा घी डाल दिया ये वो। तो मैं ऐसा करूँगी कि इनको अब कोट कर दूँगी नारियल बुरादे से। नारियल बुरादा मेरे पास रखा है, नारियल बुरादे से कोट करके और देखते हैं ये कैसे लगते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे हो गए हैं। नारियल बुरादे से कोट करने के बाद में ये सारे लड्डुओं को मैंने नारियल बुरादे में, एक बाउल में मैंने नारियल बुरादा लिया और उसके बाद में उनको कोट कर लिया। पहले मैंने सोचा कि फ्रिज में रखने से सही हो जाएगा, पर फ्रिज में रखने का अब इतना टाइम नहीं बचा है मेरे पास में। तो मैंने क्या, नारियल बुरादे से उनको कोट कर लिया और फिर उनको वापस से इसमें ट्रे में रख दिया है। तो ये देखिए इस तरह से बन गए हैं मेरे आज के ये तुरंत फुरत में लड्डू, पंधारी के लड्डू। बीकानेर में इन दिनों इनका बहुत मौसम क्या वो चल रहा है, और पितृपक्ष में तो विशेषकर पंधारी का विशेष महत्व होता है। तो खूब खरीदे जाते हैं, बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो मैंने भी आज घर में ऐसा ही कुछ था, तो मैंने भी आज घर में बनाना चाहा। और अब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी जलेबी, पर जलेबी मैंने आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ तो दोबारा नहीं करूँगी। तो हम फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, किसी और वीडियो में, किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे। बाय।